हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारा पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र चल रहा है। इस वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। जहां हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है और गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, यहाँ आज हमारा टॉपिक होने वाला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने इस क्लास को। यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि एक समान रूप से आवेशित कोई तार होगा, उस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो खासियत क्या होगी इसकी कि जो तार होगा वो तार कैसा होगा, एक समान रूप से आवेशित होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एक तार है यह, और यह तार एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब होता है चारों तरफ आवेश कितना होगा, एक समान होगा। तो मान लेते हैं खुद से कि माना यह एक समान रूप से धनावेशित है। इस प्लेट के चारों तरफ एक समान आवेश है। तो एक समान आवेश होने के लिए एक छोटी सी शर्त होती है। शर्त यह होती है कि यदि कोई तार, या ये कह सकते हैं कि यदि कोई L लंबाई का तार एक समान रूप से आवेशित हो तो उस तार के प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उस तार के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश आएगा वह आवेश कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक इसमें मेंशन करिएगा ध्यान से, प्रति एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उत्पन्न होगा वो कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। इसे लिम्डा से प्रदर्शित करते हो, इससे लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको क्या मिला, लिम्डा से आप प्रदर्शित करोगे तो यहां आप देखो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, तार के प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न होने वाला आवेश Q और प्रति एकांक लंबाई कितनी हो गई, L हो गई। तो आपको मिल गया लेमडा इक्वल टू Q/L। तो ये Q लेमडा क्या है, इस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला आवेश है। अब आप देखो तार के निकट, मान लेते हैं कि इस तार से आसपास में यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट होती है। हम क्या लेते हैं कि ये उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिसीमा है। तो अब आप इस काम कर, इसको आसानी से मिला लो। आपको यदि इनके दोनों सिरों को आपस में मिला देते हो ऐसे, तो आप देखो ये एक बेलनाकार स्वरूप प्राप्त हो जाता है आपको। ये इस तार के आसपास में उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र हो गई है। अब इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है इस गॉस के प्रमेय की मदद से। हम यहां समझेंगे। अब आप इस फिगर को ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि माना इस चालक तार पर जो आवेश है वो आवेश आपका Q है, वो आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। अब आप देखो यह जो तार है, मान लेते हैं कि यह तार कुछ इस प्रकार का है, तो इसके कुल 3 पृष्ठ होते हैं। उसके कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं।
मान लिया इसका ये वाला जो सिरा है ये पहला पृष्ठ है, ध्यान रखिएगा ये इसका पहला पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 1। तो हम क्या लेते हैं कि इस पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं पृष्ठ नंबर 1 कितना S1, ठीक है। अब ये तो पृष्ठ नंबर 1 हो गया, इसके पीछे ठीक ये वाला हिस्सा पृष्ठ नंबर 2। तो आप इधर वाला जो पृष्ठ है इसको कह लो कि ये पृष्ठ नंबर 2 है, तो इसको लिख लो आप S2। तो आप ध्यान से समझो, ये इसका हो गया पृष्ठ नंबर 1 S1, ये हो गया इसका S2, और एक बीच में इसका हो गया कितना S3। तो इस बीच में आप यहाँ पर एक मेंशन कर सकते हो कि ये आपका पृष्ठ हो गया कितना S3। तो इस तार के टोटल 3 पृष्ठ हो गए, S1 S2 और ये कितना S3। अब यदि आपने इस चालक तार के आसपास एक धनावेशित है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ इस दिशा में होगा। ये आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, आप ऐसे स्वैप करा सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, जबकि यह पृष्ठ इस दिशा में है। अब देखो इस पृष्ठ की दिशा इधर की ओर है, आप इस S1 पर एक अल्प लघु पृष्ठ ले सकते हो और इसको आप नाम दे सकते हो कितना DS1। अब आप यहां से देखो पृष्ठ की दिशा इधर की ओर है जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है। ध्यान से आप देखते रहोगे, पृष्ठ की दिशा इधर की ओर है जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे नीचे की ओर है। तो यहाँ बनने वाला कोण कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। ठीक सेम कंडीशन यहाँ भी आप समझ सकते हो। यहाँ अब देखो इस पृष्ठ S2 की दिशा इधर की ओर है तो आप S को ऐसे स्वैप करा सकते हो, इस पृष्ठ की दिशा S2 इधर की ओर है। तो अब यदि यहाँ पर भी आप एक लघु पृष्ठ ले लेते हो तो इसको आप कह सकते हो आसानी से क्या DS2। जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो नीचे की ओर है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा यदि नीचे की ओर स्वैप करा देते हो ऐसे, तो यहाँ बनने वाला कोण भी कितना डिग्री प्राप्त होगा आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब आप यहाँ देखो इस S3 पर एक लघु पृष्ठ ले लीजिए आप, तो इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर है तो इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर लिख सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो कितना DS3। जबकि आप एक बात और समझो कि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और नीचे की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है और इस पृष्ठ की दिशा भी वही है। और तो यहाँ जो बनने वाला कोण है, यहाँ जो बनने वाला कोण होगा वो जरा आप कमेंट करके बताइए कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है एक समान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि माना पहले पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स d∅1 है। अतः आपने पीछे गॉस का प्रमेय पढ़ा होगा और गॉस के प्रमेय में आपने पढ़ा था d∅1 या फिर d∅e इक्वल टू आपने पढ़ा था E इंटू क्या dA, जहां E वैद्युत क्षेत्र होता है और dA उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है या लघु अवयव होता है। तो आप बताओ d∅1 यदि इसको आपने ds1 लिया है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅1 इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र E इंटू के अल्प पृष्ठ कितना लिखना पड़ेगा ds1 लिखना होगा। आप लिख सकते हो अदिश गुणन के हिसाब से d∅1 इक्वल टू E इंटू के E ds1 cos थीटा। यदि पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स के लिए समाकलन निकालना होगा। समाकलन d∅1 इक्वल टू समाकलन E ds1 cos थीटा। चूंकि आप देखो इस पृष्ठ ds1 और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। चूंकि आप ऐसे यहां पर लिखोगे चूंकि थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो जैसे ही आप cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है
0। अब बताओ थीटा की जगह पर लिखोगे तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अतः जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी, पूरे φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब बताओ φ1 की वैल्यू कितना फाइंड आउट कर लिए, 0 फाइंड आउट कर लिए हो। ये तो हमने पहले पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। अब बताओ पहले पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो गई, 0। आप ऐसे ही ठीक दूसरे पृष्ठ, आप ऐसे ही ठीक इस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालोगे तो हम कहते हैं कि दूसरे पृष्ठ S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आप मान लो कि वैद्युत फ्लक्स कितना है दूसरे पृष्ठ से लिए, d∅2 है। तो अब आप बताओ d∅2 इक्वल टू क्या लिखोगे, E इंटू के इधर का पृष्ठ आपने कितना लिया है, ds2 लिखा है, तो E इंटू के कितना लिखना पड़ेगा, ds2 गॉस के नियम से। यदि आप इसको ये भी लिख सकते हो d∅2 इक्वल टू E ds2 cos थीटा, क्योंकि संपूर्ण आप ऐसे लिख सकते हो S2 से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। अब आप इसका समाकलन कर सकते हो, d∅2 इक्वल टू समाकलन E इंटू के ds2 cos थीटा, क्योंकि इसका समाकलन होगा तो φ2 हो जाएगा, और E cos थीटा बाहर कर लोगे तो समाकलन लिख लोगे ds2। क्योंकि आप यहाँ देखो इस दूसरे पृष्ठ की दिशा इधर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, क्षेत्र की दिशा इधर और एक दिशा नीचे की ओर है। तो यहाँ बनने वाला कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ चूंकि लिखोगे, चूंकि थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, अतः यहाँ जैसे ही 90 डिग्री रखोगे ये हो जाएगा cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान फिर से कितना होगा, 0। और आप जैसे यहाँ 0 रखोगे सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अतः φ2 का मान फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। हमने दो पृष्ठों से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाल लिया। हमने ये पढ़ा कि इस S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, इस S2 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। अब एक शेष बचा है ds3, S3 से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया तो चलिए फिर हम इसको इरेज कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को। आप नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे, पूरा ध्यान रखते चलेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। हमने दो पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या निकाल ली है, S1 से 0, S2 से 0। अब हम कहते हैं कि पृष्ठ S3 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स d∅3 हो तो आप लिख सकते हो d∅3 इक्वल टू E इंटू के इस पृष्ठ को आपने कितना लिया है, ds3 लिखा है, तो आप लिख सकते हो ds3। अब ds3 लिखने का मतलब क्या है, आप इसको ये लिख सकते हो d∅3 इक्वल टू E ds3 cos थीटा। चूंकि आप लिखो कि S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समाकलन d∅3 इक्वल टू समाकलन E ds3 cos थीटा। क्योंकि आप इसका समाकलन कर दोगे तो φ3 इक्वल टू E cos थीटा बाहर और समाकलन हो जाएगा ds3। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ क्षेत्र की दिशा भी ऊपर और पृष्ठ की दिशा ऊपर। अब जब दोनों की दिशा ऊपर है तो यहाँ बनने वाला जो कोण होगा, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर cos 0 अंश लिखोगे, cos 0 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और आप यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आपको मिलेगा φ3 इक्वल टू
ई समाकलन ds3। अब आप बताओ ds3 क्या लिया था हमने, ये लिया था ds3, हमने इसको लिया था। तो बेलन, अब देखो यह तार एक बेलन के समान व्यवहार कर रहा है, बेलन के समान दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चूंकि आप यहां से लिख सकते हो कि चूंकि समाकलन ds3 बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः समाकलन ds3, अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ds3 इक्वल टू हो गया 4 पाई आर यल। आप ध्यान से पढ़ोगे बेलन का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर यल। तो अब आप क्या करने वाले हो, इस φ3 इक्वल टू लिख सकते हो E इंटू के 2 पाई आर यल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप आसानी से नोट कर सकते हो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर यल। तो आपने निकाल लिया इस S1 से गुजरने वाला φ1, S2 से गुजरने वाला φ2 और इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला φ3 हो गया। तो यदि आपको पूरे तार में फ्लक्स चाहिए तो इस φ1, φ2 और φ3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अतः आप ये लिख सकते हो कि पूरे तार में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स φe हो तो आप ये लिख पाओगे φe है तो φe की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, φ1 प्लस के φ2 प्लस के क्या φ3। तो अभी आप देख करके बताओ φ1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे, 0 प्लस के φ2 की वैल्यू भी 0 और φ3 की वैल्यू अभी आपने निकाला है E इंटू के 2 पाई आर यल। तो आपको यहाँ से φe की वैल्यू मिल गई आसानी से E इंटू के 2 पाई आर यल, हमने इतना निकाल करके छोड़ दिया। अब आप यहां अप्लाई करो गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हमें तो इसकी मदद लेनी है। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि φe इक्वल टू में Q अपान में एप्सिलॉन 0। आप इसको कर लीजिए, आप ऊपर वाले को कर लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप कर लो समीकरण नंबर कितना 2। अब हम यहां मेंशन कर देते हैं इतना, क्या लिख सकते हैं हम आसानी से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड φe इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हो क्या, E इंटू के 2 पाई आर यल इक्वल टू लिख सकते हो आप क्या आसानी से, Q अपान में एप्सिलॉन 0। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए जिसको E से रिप्रेजेंट करते हो, तो E की वैल्यू के लिए Q बाई एप्सिलॉन 0 और सब में कितने का भाग देना पड़ेगा, सब में भाग देना पड़ेगा 2 पाई आर यल का, तो अपान में लिख लेंगे 2 पाई आर यल। अब ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू के Q अपान में 2 पाई आर यल इंटू के एप्सिलॉन 0। अब आप इसी को इस प्रकार से लिख सकते हो, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q बाई यल और यहाँ R भी लिख सकते हो। चूंकि आपने ऊपर रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा है, लेमडा इक्वल टू होता है Q बाई यल, तो इस Q बाई यल की जगह पर क्या लिख सकते हो, लेमडा। अतः आपको मिलेगा E इक्वल टू के 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी जगह पर लेमडा और इस अपान में क्या लिख लेंगे, R लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आ गया है कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इक्वल टू 1/2 पाई इंटू लेमडा अपान में R होगी, जहाँ लेमडा रेखीय आवेश घनत्व होता है, R इसकी त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी त्रिज्या R है।
और चूंकि एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू नियत होती है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि गॉस के अनुप्रयोग का पहला क्या होता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे गॉस का दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है। आप इस पूरे अनुप्रयोग को अपने कॉपी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल करके नोट करते चलोगे तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।